नमस्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी दलों के अलायंस पर जोरदार हमला किया। मोदी ने कहा, नाम बदल लेने से, नाम में इंडिया जोड़ लेने से चाल, चेहरा, चरित्र थोड़े बदल जाता है। विरोधी दलों ने गठबंधन का नाम रखा है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, यानी इंडिया। अब विरोधी दलों के नेता नारा लगा रहे हैं, जीतेगा इंडिया। लेकिन मोदी ने आज कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया था, लेकिन उसने भोले भाले भारतीयों को गुलाम बनाया। एओ ह्यूम ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई, उसके नाम में भी इंडिया जुड़ा था। प्रतिबंधित संगठन पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के नाम में भी इंडिया है, जो देश विरोधी गतिविधियों में डूबा था। इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है, जो आतंकवादी संगठन था, भारत का दुश्मन है। इसलिए नाम में इंडिया जोड़ लेने से कोई राष्ट्रभक्त नहीं हो जाता, नाम बदलने से ही कुछ नहीं होता। बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के दौरान मोदी ने विरोधी दलों के गठबंधन के नाम पर कटाक्ष किया, आतंकवादी संगठनों का हवाला देकर हमला किया। इससे विरोधी दल तिलमिला गए। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, केसी त्यागी, संजय सिंह, महुआ मोइत्रा, सब ने, शफीकुर रहमान बर्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काउंटर अटैक किया। किसी ने कहा कि इंडिया शब्द तो भारत के संविधान में भी है, क्या मोदी संविधान को नहीं मानते? किसी ने कहा कि मोदी को इंडिया से नफरत है, इसलिए मोदी ने आतंकवादी संगठनों का हवाला दिया। कोई कह रहा है कि मोदी ने इस तरह की बात कहकर पद की गरिमा गिराई। लेकिन मोदी की बात से बीजेपी नेताओं को लाइन मिल गई। अब गठबंधन के नाम को लेकर बीजेपी और विरोधी दलों के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया, बयानों की जंग शुरू हो गई। बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में मोदी ने कहा कि देश में विपक्ष बिखरा हुआ है, हताश है, निराश है, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए गठबंधन का नाम बदलकर काम चला रहा है। मोदी ने कहा, देश फैसला कर चुका है, जनता 2024 में एक बार फिर बीजेपी को मौका देगी। नरेंद्र मोदी ने कहा, जनता काम देखती है, नाम नहीं। मोदी के इस हमले पर विरोधी दलों ने कैसे रिएक्ट किया, क्या तर्क दिए, ये सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले यह दिखा देता हूं कि मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में आज क्या कहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष के कुछ लोग भारत के लोगों को भोला समझ रहे हैं, भला समझ रहे हैं। भारत के लोग भोले हैं, भले हैं, लेकिन जैसे पहले किसी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस लगा तो पता चला पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन भी हैं, वो भी इंडिया के नाम से रख रहे हैं। लेकिन अब भारत बदल चुका है। भारत का युवा, भारत के लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी रखा तो भारत के, उन्होंने समझा भारत के लोग भोले हैं, इंडिया के नाम पे आप ठग लो। लेकिन अब भारत के लोग समझ चुके हैं, भारत के लोग भारत को विकसित राष्ट्र ही बनाना चाहते हैं, विकसित राष्ट्र ही बने भारत के लोग, ऐसा चाहते हैं। इसलिए इनके बहकाव में आने वाले नहीं है भारत के लोग। अब पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में मोदी ने कहा कि विपक्ष का हाल ऐसा लगता है कि उसे लंबे वक्त तक सत्ता में वापसी की उम्मीद ही नहीं है। लेकिन इससे बीजेपी के काम पर, कार्यकर्ताओं की मेहनत पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मोदी ने कहा कि वो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी है कि वो सरकार की नीतियों को, सरकार की योजनाओं को और सरकार के कामों को घर घर तक पहुंचाएं। अपोजिशन का जो व्यवहार है उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा, उनके व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया है। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा, डेस्परेट और डायरेक्शनलेस, बिना दिशा और हताश विपक्ष के कारण तो हमको और सतर्क रहना है। विरोधी दलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बात नागवार गुजरी। मोदी ने अलायंस के नाम पर आघात किया तो राहुल गांधी ने कहा, मोदी हमें जो कहना चाहें कहें, लेकिन हम इंडिया हैं, आइडिया ऑफ इंडिया को फिर वापस लाएंगे। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी पार्टी की मीटिंग में जो चाहे बोल सकते हैं, लेकिन संसद में बोलने की हिम्मत भी दिखाएं, मणिपुर पर भी कुछ बोले। खड़गे ने कहा कि यह सबको मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का किसके साथ रिश्ता था। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का बयान यह बताता है कि वो विपक्ष के गठबंधन से कितने बौखलाए हुए हैं।
वो अपने पार्टी में ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। अरे भाई मणिपुर पे बात करो, ये ईस्ट इंडिया का याद उनको आ रहा अभी, क्योंकि चलो हमारा करता धरता चले गया, अब यहाँ कोई नहीं है। इंडिया ये जो नाम हमारे अलायंस पार्टी के लिए रखा, उनकी घबराहट क्यों? नाम में जब कुछ भी नहीं है तो घबराहट की बात क्यों हो रही है? तो उसका मतलब यही है, जब हमारी मीटिंग, अपोजिशन की मीटिंग यशस्वी हो रही है, उनमें घबराहट पैदा हो गई है और डर गए, और डर से ये सब बातें कर रहे हैं। जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद किए, जो लोग ब्रिटिशर्स को मदद किए, ऐसे विचारधारा के लोग और गांधी जी के हत्या करने वाले विचारधारा के लोगों के साथ जुड़े हुए पार्टी, और हमको ये कह रहे कि ये लोगों का देश दिशाहीन है। मोदी जी दिशाहीन हो गए हैं कि उनको अब क्या करना, किधर करना, कैसा करना, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी के हमलों का जवाब दिया बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद ने कहा, प्रधानमंत्री ने बीजेपी के सभी सांसदों में नई ऊर्जा भर दी है। रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि 2024 चुनाव के बाद विपक्ष की सीटें इस बार से भी कम हो जाएंगी। हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना, वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूं, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। इसके बाद दिग्विजय सिंह सामने आए। उन्होंने मोदी सरकार की तमाम योजनाओं के नाम गिना दिए। कहा, मोदी को इंडिया से इतनी नफरत है तो फिर स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, स्किल इंडिया, ऐसी हर योजना में इंडिया क्यों जोड़ देते हैं? दिग्विजय सिंह ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। यह बात अगर मोदी को बुरी लगती है तो फिर मोदी कांग्रेस के नेताओं की मूर्तियों पर माला चढ़ाने की बजाय आरएसएस के महापुरुषों का सार्वजनिक सम्मान क्यों नहीं करते? हमने भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो विपक्ष से इतना शर्माता हो कि वो सदन में जवाब देने से घबराता हो। ऐसा भी हमने प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा। और यदि इंडिया से उनको इतना ही इससे नाराजगी है तो अपना बीजेपी फॉर इंडिया हैंडल खत्म करें। स्टार्टअप इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, हर चीज में तो इंडिया करते हैं और इंडिया का नाम पर हमें गर्व है, इसमें क्या बात है। ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, लेकिन ये हेडगेवार जी, गुरु गोलवलकर जी, इनके बारे में नरेंद्र मोदी जी क्यों बात नहीं करते? उनकी जन्मतिथि, पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाते? उनकी मूर्ति क्यों नहीं लगवाते? उनकी मूर्तियों पे माल्यार्पण क्यों नहीं करते? उससे क्यों शर्माते हैं? विरोधी दलों के गठबंधन में 26 पार्टियां हैं, इसलिए मोदी पर सबने मिलकर हमला बोला। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सरकार से और ज्यादा नाराज हैं क्योंकि उन्हें पूरे मॉनसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। वो पार्लियामेंट परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। संजय सिंह ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करके मोदी अपने पुरखों को याद कर रहे हैं, क्योंकि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों की गुलामी करते थे। संजय सिंह ने कहा कि मोदी मणिपुर के मुद्दों से लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर अपने पुरखों को याद करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रधानमंत्री के पुरखों का गहरा रिश्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से रहा है। प्रधानमंत्री के पुरखों का गहरा रिश्ता अंग्रेजों से रहा है, अंग्रेजों की गुलामी करते थे। मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूं, और आप मांगिएगा बीजेपी वालों से, चिट्ठी नहीं देंगे तो मैं दूंगा।
1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी है अंग्रेज गवर्नर को और कहा है, हुजूर ये 42 का भारत छोड़ो आंदोलन कुचल दो, हम आपके साथ हैं। किसने लिखा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कौन है? अंग्रेजों की गुलामी करने वाले व्यक्ति। किसके साथ थे? मोदी जी के पुरखे हैं वो। तो कभी कभी अपने पुरखों को याद कर लेते हैं मोदी जी, इसमें कोई बुरी बात नहीं। ये सब फालतू की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। मणिपुर पे उनको जवाब देना चाहिए, उससे वो भाग रहे हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री के बयान पर आपत्ति जताई। केसी त्यागी ने कहा कि प्रधानमंत्री विपक्ष की तुलना देश विरोधी संगठनों से नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री को अपना बयान वापस लेना चाहिए। प्रधानमंत्री का वक्तव्य आपत्तिजनक है। विपक्ष को विदेशी शक्तियों के साथ, शत्रु शक्तियों के साथ जोड़ना ये उनके गरिमा के अनुकूल नहीं है। उन्हें अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। जब प्रधानमंत्री पर विपक्ष की सारी पार्टियों ने हमले किए तो मोर्चा संभाला बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने। निशिकांत दुबे ने विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अर्बन नक्सल कह दिया। निशिकांत दुबे ने कहा कि विरोधी दलों ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इंडिया नाम का सहारा लिया है, लेकिन फिर भी ये मिलकर भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अंग्रेज यदि आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आए। 1885 में यदि कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, अंग्रेजों ने किया, एओ ह्यूम ने किया, सबको पता है, तो वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है। यदि मुजाहिदीन अपने आप को कहते हैं तो इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं। जो हमने बैन किया है पीपुल्स फ्रंट को, जो है पीएफआई को, तो वो भी अपने को इंडिया करते हैं। तो इंडिया जहाँ नाम जोड़ने का मतलब आज के देश में जो फैशन बन गया है, वो फैशन जो अर्बन नक्सल हैं, जो नक्सलवाद हैं, चूँकि हम जिस राज्य से आते हैं नक्सलवादियों को सबसे ज़्यादा हमने झेला है, तो वो अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं। तो ये सभी अर्बन नक्सलवादी हैं और सारे अपोजिशन इतने टूटे हुए मरे हुए हैं कि वो मुकाबला नहीं कर सकते भारत में, मतलब भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए उन्होंने इंडिया नाम डाल दिया। प्रधानमंत्री के बयान पर सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपोजिशन अलायंस की तुलना इंडियन मुजाहिदीन और पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया से की। इस पर बर्क ने कहा कि इन संगठनों से ऑपोजिशन अलायंस की क्या तुलना? अगर किसी का नाम नरेंद्र है तो क्या उसे नरेंद्र मोदी समझा जाएगा? उनसे हमारा कोई रिश्ता ताल्लुक थोड़ा ही है। उनसे हमारा इससे क्या मतलब? अगर किसी का नाम नरेंद्र है और किसी और का भी नाम है तो उसका मतलब ये थोड़ा ही होगा कि वो मोदी हो गए। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने तो प्रधानमंत्री को चेतावनी दे डाली। महुआ मोइत्रा ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सत्ता की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। विरोधी दलों की तुलना आतंकी संगठनों से करना शर्मनाक है और बीजेपी को यह भारी पड़ेगा। The Honourable Prime Minister's shameful comments comparing the Indian opposition to the Indian Mujahideen and the PFI, and he says that the word India is common to all. Well, Mr. Prime Minister, may I remind you that the opposition has more combined vote share than the BJP. The number of people in India who have voted for the opposition parties combined is almost double than those that have voted for the BJP. This sort of brute majoritarianism that you and your government are practicing, where you think you can say anything and do anything, the time has come, sir, that it is backfiring. All over, in every state of India, people are realizing what a dangerous choice that they made between the soul of India and between the BJP. And India is now fighting back. Whether you choose to see that it's in the Mujahideen or you choose to see in the PFI is your distorted vision. All we can tell you is that be very careful. महुआ मोइत्रा को जवाब दिया बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने। मनोज तिवारी ने पूछा कि अगर विपक्ष की इतनी ही बड़ी ताकत थी तो नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? यूपीए नाम में क्या दिक्कत थी? देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अब अपने नाम से क्यों बच रही है? ये नाम रख लेने से I.N.D. ऐसे तो इंडिया शब्द अपने नाम में जोड़ लेने से ये तो पता चलता है ना कि आपको यूपीए से क्यों नफरत हो गई, आपको अपने नाम कांग्रेस से क्यों नफरत हो गई। विरोधी दलों के नेताओं ने काफी सोच समझकर गठबंधन का नाम रखा था। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तमाम नेताओं को लग रहा था कि उन्होंने गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया तो बीजेपी अब विरोधी दलों पर हमला कैसे करेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसका रास्ता निकाल लिया, बता दिया कि नाम से क्या होता है, नाम में क्या रखा है।
विरोधी दल गठबंधन का नाम इंडिया रखकर बीजेपी के राष्ट्रवाद के नारे की हवा निकालना चाहते थे, लेकिन आज मोदी ने बाजी पलट दी। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर इंडियन मुजाहिदीन और पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया तक सारे नाम गिना दिए। अब बीजेपी के नेता मोदी का डायलॉग दोहराएंगे और विरोधी दलों के नेता जीतेगा इंडिया का नारा लगाएंगे। और इंडिया को लेकर बयानों की यह जंग अब लोकसभा चुनाव तक ऐसे ही चलेगी। मणिपुर पर चर्चा को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज भी जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में बहुत कम काम हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सरकार और विपक्षी दलों के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में विपक्ष के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर सदन चलाने में सहयोग देने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। सरकार सदन में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विरोधी दलों के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष हंगामा बंद करके चर्चा शुरू तो करे। हालांकि आज पिछले 3 दिन की तरह विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए स्थगित नहीं किया गया। हंगामे के बीच दोनों सदनों में बिल पास हुए, लेकिन सुबह के वक्त मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे की वजह से क्वेश्चन आवर और जीरो आवर नहीं हो पाए, क्योंकि सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया और कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सारे फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई। इस बैठक में सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों से कहा कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए राजी है। गृह मंत्री विपक्ष के सवालों के जवाब भी देने को तैयार है। ऐसे में वो सदन को चलने दें, लेकिन विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस के संदीप बंदोपाध्याय, डीएमके से टीआर बालू, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, इन नेताओं ने अपनी मांग दोहराई कि प्रधानमंत्री को सदन में आना पड़ेगा और उन्हें मणिपुर पर बयान देना होगा और इसके बाद ही कोई चर्चा होगी। स्पीकर की बुलाई ये मीटिंग बेनतीजा रही। राज्यसभा में भी हंगामे की वजह से सदन को बार बार स्थगित करना पड़ा। असल में आज विपक्ष की तरफ से राज्यसभा में मणिपुर पर रूल 267 के तहत चर्चा के लिए 51 नोटिस दिए गए थे। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नोटिस दिया था। इसलिए आज सुबह जैसे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने खड़े होकर कहा कि कार्यस्थगन प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं आया है तो कार्रवाई शुरू कैसे हो सकती है। विपक्ष चाहता है कि सारा कामकाज बंद करके पहले मणिपुर पर प्रधानमंत्री सदन में बयान दें और उसके बाद इस विषय पर सदन में चर्चा शुरू। जब इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं और ऐसा ये पहली बार तो नहीं है। इस सदन में भी जब एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया। फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जला है और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। जब मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात कह रहे थे तो राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि महिलाओं से दुर्व्यवहार चाहे मणिपुर में हो, राजस्थान में हो, तेलंगाना या बंगाल में हो, सारी घटनाओं की निंदा होनी चाहिए और सरकार चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष अपनी पिछली नाकामियों को छुपाने के लिए हंगामा कर रहा है। जिस किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, किसी भी बहन, किसी भी बेटी, किसी भी महिला, किसी भी बच्ची के ऊपर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारी बहनें, महिलाओं के ऊपर जो प्रताड़ना, जो उनके साथ दुर्व्यवहार राजस्थान में हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार तेलंगाना में और पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वो भी उतना ही दुर्भाग्य। ओके, प्लीज 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 नाउ लेट लीडर ऑफ अपोजिशन होल्ड द फ्लोर नाउ। गृह मंत्री दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे, ये सुनने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री जी जब बताएंगे कि जब इनके समय में
इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई मणिपुर में, तब इनके प्रधानमंत्री कहाँ थे? तब क्यों इनके एनवॉयस ने जवाब दिया? तब कहाँ पे थे इनके मंत्री? तब होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? इसी सदन में बैठे हैं, लेकिन इनका विफलता छिपाने के लिए ये इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। देश जानना चाहता है। सभापति ने रूल 267 के तहत दिए गए विपक्ष के सभी प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया तो नारेबाजी शुरू हो गई। विरोधी दलों के सांसद हंगामा करने लगे। इसके बाद बीजेपी के सांसदों ने भी विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और आखिर में विपक्ष ने सदन का बॉयकॉट कर दिया। विरोधी दलों के नेता संसद परिसर में संजय सिंह के निलंबन के खिलाफ चल रहे धरने में शामिल हो गए और यहां भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। नरेंद्र मोदी सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, हिंसा पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, हत्याओं पे जवाब। आम आदमी पार्टी के सस्पेंडेड सांसद संजय सिंह ने कहा कि मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव है और अगर उन्होंने मणिपुर पर चर्चा की मांग की थी तो क्या गलत मांग थी? उन्हें सदन से इसलिए निकाला गया जिससे विपक्ष की आवाज दबाई जा सके। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो सदन में आकर मणिपुर के हालात पर बयान दें, लेकिन दुख की बात है कि विपक्ष की अपील के बावजूद प्रधानमंत्री संसद में मणिपुर पर बोलने से डर रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, यहां पर देश के एक हिस्से की पीड़ा भी नहीं उठाई जा सकती? देश के एक हिस्से में जो हमारा सीमावर्ती राज्य है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे राज्य के अंदर पिछले 90 दिन से हिंसा, दरिंदगी, हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया, कारगिल के एक योद्धा की पत्नी के साथ दरिंदगी की गई, उसको नंगा करके परेड कराया गया। और इन सब विषयों पर देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं? किसी क्रिकेटर की उंगली टूट जाए प्रधानमंत्री बोलते हैं, चीते के साथ फोटो खिंचवानी हो तो 3 दिन तक फोटो खिंचवाते हैं, ब्राजील के फुटबॉलर पे कोई ट्वीट करना हो तो प्रधानमंत्री जी सक्रिय हो जाते हैं। आखिर इतनी बड़ी हिंसा और दरिंदगी की घटना पे प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? उनको सदन में आके जवाब देना चाहिए। यही मांग तो हम कर रहे हैं। जब विरोधी दलों के सांसद संसद के बाहर धरने पर बैठे थे, उसी वक्त लोकसभा में सहकारिता संशोधन बिल पास हो गया। हालांकि उस वक्त भी लोकसभा में विपक्ष की नारेबाजी जारी थी। नारेबाजी के बीच ही सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिल पर हुई चर्चा का जवाब दिया। इसी दौरान अमित शाह ने एक बार फिर दोहराया कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को चिट्ठी भी लिखी है। लेकिन चर्चा इस तरह के माहौल में नहीं हो सकती। माहौल ठीक करने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। मैं समझ सकता हूं अभी जो नारे लगा रहे हैं उनको ना सहकार में इंटरेस्ट है, ना सहकारिता में इंटरेस्ट, ना दलितों में इंटरेस्ट है, ना महिलाओं के कल्याण में इंटरेस्ट है। तो उनके नारे लगाना बहुत स्वाभाविक है। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने आए। हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए, ऐसी मेरी विनती है। मणिपुर के मुद्दे पर 4 दिनों से संसद में हंगामा हो रहा है, लेकिन विपक्ष के प्रेशर में सरकार झुकने को तैयार नहीं है। इसलिए विपक्ष नई रणनीति पर विचार कर रहा है। पता यह लगा है कि विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है। कांग्रेस ने कल अपने सांसदों को एक 3 लाइन की व्हिप जारी करके संसद में मौजूद रहने को भी कहा है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कांग्रेस गठबंधन के दूसरे दलों से बात कर रही है। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तो प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना होगा। लोकसभा का कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रख सकता है। इस प्रस्ताव के समर्थन में कम से कम 50 सांसदों का होना जरूरी होता है। हालांकि अगर विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है तो इसका गिरना भी तय है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जवाब देंगे।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें मालूम है कि मोदी सरकार के पास बहुमत है, लेकिन मोदी सरकार ने जनता का भरोसा खो दिया है, इसलिए विपक्ष आखिरी हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकता है। सरकार पे विश्वास नहीं किया जा सकता, लोगों के अंदर ये संदेश देना जरूरी है। ये अंतिम औजार जिसका इस्तेमाल हो भी सकता है। सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता। नो कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि सरकार पे अविश्वास। प्रधानमंत्री मन से चाहे तो आ सकते हैं, अगर प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पे ना भी आए तो हम तो प्रधानमंत्री जी को ईडी सीबीआई के सामने हाजिर होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते ना। संसद के इतिहास में अब तक 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा चुका है। मोदी सरकार के खिलाफ सिर्फ एक बार जुलाई 2018 में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। 11 घंटे बहस चली थी, उसके बाद वोटिंग हुई थी और वोटिंग में मोदी सरकार ने बड़ी आसानी से अपना बहुमत साबित कर दिया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष को वो बात याद दिलाई। प्रहलाद जोशी ने कहा कि जब विपक्ष मोदी पर अविश्वास जताता है, अगले चुनाव में जनता उतना ही भरोसा ज्यादा सीटें देकर नरेंद्र मोदी पर जताती है। इनका तो एक पहले तो हमको जानकारी नहीं है, मैं इसके लिए रिएक्शन नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि फर्स्ट टर्म के लास्ट में जो फर्स्ट टर्म का जो हमारा शायद 2018-19 में तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस लाया था। हमारा जो सीट था 282, भारतीय जनता पार्टी 303 से फिर से आया। इस बार भी वो लाने दो, हम 350 से ऊपर जाएंगे। इस सियासी हंगामे से दूर मणिपुर में हालात सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। आज राजधानी इंफाल में महिलाओं ने काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला, हिंसा की निंदा की। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा में अब तक 181 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 113 कुकी समुदाय के लोग थे, 60 मैती समुदाय। इसके अलावा एक नागा, एक नेपाली और बाकी अज्ञात व्यक्तियों की मौत हुई। मणिपुर में सबसे बड़ा चैलेंज उन हथियारों को बरामद करने का है जिन्हें 3-4 मई को और फिर 28 मई को हिंसा के दौरान लूटा गया। कुल 5,500 से ज्यादा हथियार लूटे गए हैं। इनमें से अब तक सिर्फ 1,600 हथियार वापस किए गए हैं। लूटे गए हथियारों में इंसास राइफल और ऑटोमेटिक वेपन्स ऐसे खतरनाक हथियार हैं। कहा जा रहा है कि ज्यादातर हथियार राजधानी इंफाल और आसपास के इलाकों में लूटे गए। दावा यह किया जा रहा है कि लूटे गए हथियार मैतेई कम्युनिटी के पास है और इनके डर से पहाड़ी जिलों में रहने वाले कुकी समुदाय के लोग 24 घंटे अपने गांव की रखवाली कर रहे हैं। कुकी समुदाय के लोगों ने जंगलों में और अपने गांव के बाहर मोर्चाबंदी कर रखी है, बंकर बना रखे हैं जहां दिन रात चौकसी चलती है ताकि मैतेई समुदाय के हथियारबंद गिरोह हमला ना कर सके। गांव की निगरानी करने वाले लोग वॉकी टॉकी और बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस हैं। निगरानी के लिए उन्हीं लोगों को तैनात किया जाता है जिनके पास अपने लाइसेंसी हथियार हैं। कुकी समुदाय के लोगों का कहना है कि जो हथियार लूटे गए वो मैतेई समुदाय के गिरोहों ने लूटे और मैतेई समुदाय के उन्हीं गिरोहों से उनकी बस्तियों को खतरा है। हम इस समय न्यू ज़ेलेनफाई विलेज में हैं। यहां पर कुकी समुदाय ने अपने हथियारों के साथ अपने गांव की सुरक्षा करना शुरू कर दिया है। मेरे ठीक सामने 100 मीटर की दूरी पर मैती विलेज है जो कि अब पूरी तरीके से जल चुका है। यहां पर हथियारों के साथ मोर्चे बनाकर ये अब यहां पर इसकी रक्षा और सुरक्षा कर रहे हैं। साथ में वेपन्स हैं, वॉकी टॉकीज हैं और सभी लोग इस गांव को की देखरेख कर रहे हैं। जो यहाँ के हेड हैं, कमांडर, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा गांव के अंदर जो बाकी लोग हैं वो भी इसको चेक कर रहे हैं कि कोई और ना आ जाए। क्या नाम है आपका? ओके, मेरा नाम। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये हथियारों के साथ, वेपन्स के साथ? हम लोग ये इस गांव को प्रोटेक्ट करता है। हाँ। और डिफेंस करता है। इसमें क्या क्या वेपन है? ये बुलेट प्रूफ है आपके पास? ये तो बाजार में भी बेचता है ना। हाँ। इसलिए ये सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए लगा है। और कितना आप दिन रात ड्यूटी करते, कैसे ड्यूटी करते हैं आप? दिन रात तो ड्यूटी करता है। 2 दिन वैसा एक टीम 2 दिन और दूसरा टीम आएगा वो भी 2 दिन वैसा चेंज करता है। हाँ। और ये कैसे कैसे आप ड्यूटी करते हैं? किन किन हथियारों के साथ ड्यूटी करते हैं यहाँ पर? सिर्फ ये लाइसेंस गन के साथ। हाँ। और ये वाले वेपन्स के साथ। हाँ।
और जब कम्युनिकेट करना हो तो कैसे करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं? बातचीत करता है तो वॉकी टॉकी बाजार में बेचा है ना, वो वॉकी टॉकी एक इधर में भी। अच्छा, वॉकी टॉकी से बात करते हैं आप? ये दिखाइए। अटक गए तो इस वॉकी टॉकी से कम्युनिकेट करते चारों तरफ। और अगर कोई जैसे फायरिंग हुआ रात को तो कैसे आप सब सतर्क हो जाते हैं? कैसे कहाँ मोर्चे ले लेते हैं तुरंत? मतलब कैसे गार्ड करते हैं? जब फायरिंग हुआ था अभी तो फिर कैसे किया आपने कंट्रोल? कंट्रोल तो हम लोग का काम, तो कंट्रोल का काम हम लोग का नहीं है, वो तो सिपाही का काम है। कंट्रोल तो हम लोग तो सिर्फ ये हम लोग का गांव डिफेंस करते हैं। वो लोग मेते लोग आएगा तो यह जलाने से पहले हम लोग का गांव डिफेंस करता है। तो ये गांव के वो स्थानीय युवा हैं जो कि इस समय कुकी विलेज में हैं और इस गांव में रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैनात हैं। कुकी समुदाय के लोग भले ही ये कहें कि सरकारी हथियार सिर्फ मैती हथियारबंद गिरोहों ने लूटे, लेकिन मणिपुर सरकार के मुताबिक मई महीने में 3 दिनों तक हथियारों की लूटपाट हुई। इस दौरान पुलिस स्टेशन, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज और आर्मरी ऐसी कुल 37 जगहों से हथियार लूटे गए। इनमें से 27 जगह तो मैती समुदाय के लोगों ने हथियार लूटे और 10 जगह हथियारों की लूट कुकी उग्रवादी संगठनों ने की। मणिपुर में हिंसा के मामलों की जांच के लिए 10,000 एफआईआर की गई हैं। इंडिया टीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक देश में सबसे बड़ी हथियारों की लूट मणिपुर में हुई। कुल मिला के 37 जगहों पर यह लूटपाट हुई। हजारों की संख्या में मॉब आए और एक एक हथियार लूट लिया गया। 10 ऐसी जगह थी जहां पर कुकी समुदाय के लोगों ने हथियारों के साथ लूटपाट की। आर्मरी, पुलिस थाने में जाकर ये लूटपाट हुई। वहीं 27 ऐसी जगह थी जहां पर मैती समुदाय के लोगों ने इस बड़ी लूटपाट को अंजाम दिया। सबसे पहले मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर से करीबन 447 के लगभग हथियारों को लूटा गया। उसके बाद 7 मणिपुर राइफल में करीबन 1598 हथियारों को लूटा गया। उसके बाद 8 IRB का जो सेंटर था वहां से भी हथियारों की ये लूटपाट 463 की संख्या में हुई। इसके अंदर AK-47, असॉल्ट राइफल, इंसास LMG, स्नाइपर, ये सभी हथियार शामिल थे और साथ में कार्बाइन और 303 भी था। लूटपाट होने के बाद अब इसका इस्तेमाल दोनों समुदाय के लोग कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों कुल मिला के 1600 की संख्या में वापस जरूर आ गए हैं, लेकिन अभी भी भारी तादाद हथियारों की है और एम्यूनेशन की है। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि कुल मिला के 10,000 से ज्यादा अलग अलग जगहों पर FIR दर्ज हुई है। 181 से ज्यादा लोगों की इसमें जान गई है और जो हमारे पास इस समय डॉक्यूमेंट मौजूद है उसके मुताबिक कुल मिला के 60 मैती और 113 कुकी हैं। एक नेपाल, एक नागा और एक जो इसमें अननोन है वो भी इसमें शामिल है। बस इसी के बाद पूरी हलचल तेज हो गई। अब इन एरियाज को सिक्योर करने के लिए CAPF को लगाया गया। हम आपको ये भी बता दें कि 3 और 4 मई का एक इंपॉर्टेंट दिन था, उसके साथ 28 मई, ये 3 दिनों के अंदर ये हथियारों की सबसे बड़ी लूटपाट को अंजाम दिया गया। मणिपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसा का असर अब पड़ोसी राज्यों में भी दिखने लगा है। आज मिजोरम में मणिपुर के आदिवासी इलाकों के समर्थन में एक रैली निकाली गई। मिजोरम की राजधानी आइजवाल में हजारों लोग मणिपुर के आदिवासी कुकी नगाजो समुदायों के सपोर्ट में प्रदर्शन करने उतरे। उन्होंने मांग की कि मणिपुर में आदिवासी समुदायों की सुरक्षा की जाए। वैसे तो यह रैली एक NGO ने निकाली थी, लेकिन कई सियासी दलों ने भी इस रैली को सपोर्ट किया। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने रैली में भाग लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी भी दे दी थी। इसके अलावा मिजोरम के कई और संगठनों ने भी इस रैली में हिस्सा लिया। मणिपुर में हालात अब काबू में है। कुछ इलाकों में इंटरनेट की सुविधा भी बहाल हो गई है, लेकिन पूरे राज्य में तनाव जरूर है, क्योंकि मैतेई और कुकी समुदाय के बीच एक दूसरे के प्रति जबरदस्त अविश्वास है। लोगों का पुलिस प्रशासन पर भी भरोसा कम हुआ है और लोग अपने अपने गांव की सुरक्षा खुद कर रहे हैं। यह ऐसा वक्त है जब पूरे देश को मणिपुर के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि ऐसे वक्त में भी राजनीतिक दल मणिपुर की चिंता करने की बजाय पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में लगे हुए हैं।
आज बिहार से कई बुरी खबरें आई। बिहार में पिछले 48 घंटों में गुंडागर्दी, मर्डर, पुलिस पर हमला और गैंगरेप की वारदातें हुई। पटना में दिन दहाड़े एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। मोतिहारी में शराब माफिया ने पुलिस वालों को दौड़ाया। होमगार्ड के जवान को पीट पीट कर मार डाला गया। नवादा में रेत माफिया ने सब इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला किया। छपरा में एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया। सबसे पहले आपको मोतिहारी की तस्वीरें दिखाता हूं। मोतिहारी में शराब माफिया ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। असल में पुलिस को यहां पर शराब की तस्करी करने वाले कुछ लोगों के बारे में जानकारी मिली थी। पुलिस ने रेड की। पुलिस को देखकर 2 शराब तस्कर भाग गए, लेकिन एक पकड़ा गया। और जैसे ये खबर फैली कि पुलिस की गिरफ्त में शराब तस्कर आ गया है, तो फिर गांव वाले लाठी डंडे पत्थर लेकर पुलिस की टीम के सामने आ गए। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस वालों को जान बचाकर भागना पड़ा। कुछ पुलिस वाले गांव वालों की पकड़ में आ गए और लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। जान बचाकर भाग रहे पुलिस वालों ने थाने को हमले की खबर दी। करीब आधे घंटे के बाद थाने से एडिशनल फोर्स भेजी गई। बड़े अफसर मौके पर पहुंचे और तब जाकर हालात काबू में किया गया। बिहार में शराब पर पाबंदी है, लेकिन शराब माफिया के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा मोतिहारी की एक और घटना से लगाइए। मोतिहारी के झरोखर थाने से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर शराब माफिया ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। छापा मारने गई टीम को शराब माफिया ने घेर लिया और एक होमगार्ड को इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई। पुलिस वाले के घर पर मातम है। पूर्वी चंपारण के एसपी ने बताया कि जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया, उनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ और लोगों की पहचान की गई है। उन्हें भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। कल संध्या 8 बजे एक्साइज टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तो चेकिंग का विरोध करने पर गांव वाले वहां के लोग आ गए और इनके साथ मारपिटाई हुई। तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 लोग हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और बाकी हम लोग इनका पोस्टमार्टम करा रहे हैं विधिवत और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार में शराब माफिया ही नहीं, रेत माफिया की गुंडागर्दी भी देखने को मिली। नवादा में रेत माफिया ने पुलिस वाले पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। असल में पुलिस की टीम को खबर मिली थी कि यहां अवैध रूप से सैंड माइनिंग हो रही है। पुलिस ने छापा मारा तो रेत से भरे 2 ट्रैक्टर जा रहे थे। पुलिस ने इन ट्रैक्टरों को रोकने की कोशिश की तो ट्रैक्टर के ड्राइवर ने एक सब इंस्पेक्टर पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस हमले में गंभीर रूप से जख्मी सब इंस्पेक्टर ललन प्रसाद ने बताया कि रेड के दौरान उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। हालांकि मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद थी और रेत माफिया के लोग ज्यादा संख्या में नहीं थे, इसलिए पुलिस ने ट्रैक्टर चढ़ाने वाले रेत माफिया को गिरफ्तार कर लिया। ट्रैक्टर को जब्त भी कर लिया गया है। सूचना मिली कि खखंदुआ पहाड़ की तरफ से ट्रैक्टर आ रहा है, बालू लदा हुआ, अवैध बालू का, जिसे रेड करने के लिए गए तो जब हम लोग उसको रुकवाने लगे तो ट्रैक्टर वाला चढ़ा दिया। कितना ट्रैक्टर था उस समय? 2 गो था, 2 गो पर दोनों पकड़ाया हुआ है। इसको गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ, गिरफ्तारी है। पहचान के थे आपके या फिर वो अज्ञात थे? वो लोग अज्ञात थे। बिहार में गुंडागर्दी की एक और तस्वीर पटना से आई। पटना के कदम कुआ इलाके में रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी बाइक पर जा रहा था, तभी 2 बाइक सवार गुंडे उसके करीब आए। गुंडों को देखकर रमेश अपनी बाइक छोड़कर भागा, लेकिन गुंडों ने उसका पीछा किया और उस पर ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग की। मौके पर ही रमेश की मौत हो गई। पटना के बाकरगंज इलाके में रमेश की इलेक्ट्रॉनिक्स की एक दुकान है और वो जमीन खरीदने बेचने का भी काम करता है। आसपास के लोगों ने बताया कि हत्या के पीछे पैसों का कुछ लेन देन है, लेकिन पुलिस ने ना तो अभी हत्या की वजह बताई है और ना ही अब तक किसी कातिल की गिरफ्तारी हुई है। पटना से 70 किलोमीटर दूर छपरा में एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया। घटना मशरक इलाके की है। यहां ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली एक महिला का 15 लोगों ने गैंगरेप किया
और उसे सड़क किनारे छोड़कर भाग गए। हालांकि पुलिस कह रही है कि 3 लोगों ने बलात्कार किया, जिसमें मुख्य आरोपी नौशाद आलम को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश चल रही है। एक दिन पहले बिहार के पूर्णिया में बीजेपी के वर्कर की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। आज बीजेपी के नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा बीजेपी के उस वर्कर के घर पहुंचे। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, पुलिस वालों की हत्या हो रही है, जंगल राज की वापसी हो गई है। विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार को अब अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है। सत्ता में बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कितनी लाशों पर आपकी सत्ता की भूख समाप्त होगी। आज जिसको आपने जिस जंगल राज को चोर दरवाजे से ला करके सत्ता में बैठाया है और जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, हर दिन कल अकेले टीवी पर दे रहा कि 8 लोगों की हत्या हुई है। हर दिन दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत होती है जिसका FIR नहीं होता है और केस को बरगलाया जाता है, भटकाया जाता है। ऐसे लोग कब तक दहशत में जिएंगे? आपको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। आप सत्ता के काबिल नहीं हैं और हर हाल में इसका न्याय नहीं मिलेगा तो एक बड़ा जन आंदोलन पूर्णिया के अंदर होगा। राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार पर निशाना लगाया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार का ध्यान अब दरअसल दिल्ली की राजनीति पर है, इसलिए बिहार में जंगल राज पार्ट 2 की वापसी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ दिया और रोज यह बात चरितार्थ हो रही है। चारों तरफ अराजकता का माहौल है। जिसको जब मर्जी जहां किसी को गोली मार दे, हत्या कर दे, लूट ले, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना रोजमर्रे की घटना हो गई। फिर से अगर यह कहा जाए कि जंगल राज 2 की शुरुआत हो गई है तो कहीं से अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार में हुई घटनाओं पर जेडीयू की तरफ से तो कोई नहीं बोला, लेकिन आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी के नेताओं को जवाब दिया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जहां भी घटनाएं हुई हैं वहां एक्शन भी हुआ है। बिहार में जो भी लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करेगा जेल जाएगा। बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ है नीतीश तेजस्वी की सरकार में। अब ताज़ा मामला जो बेगूसराय से और मुजफ्फरपुर से सामने आया है, उस पर त्वरित कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा। और बिहार में अगर कोई भी कानून तोड़ेगा तो उसको किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। पाताल से भी खोजकर उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसलिए बिहार में किसी भी कीमत पर अपराधियों के मनोबल को कुचल दिया गया है। अपराधी अगर बिहार छोड़कर नहीं जाते हैं और अपराध नहीं छोड़ते हैं तो वो सलाखों के पीछे होंगे। बिहार में शराब पर बैन है, लेकिन घर घर शराब मिलती है। कुछ लोग तो कहते हैं बिहार में शराब की होम डिलीवरी भी हो रही है। हर इलाके में शराब की भट्टियां हैं। जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत होती है और अब तो शराब माफिया पुलिस पर भी हमला कर रहे हैं, पुलिस वालों की जान ले रहे हैं। रेत माफिया पुलिस पर हमला कर रहे हैं। सरेआम दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। क्या यही सुशासन है जिसका दावा नीतीश कुमार करते हैं? मध्य प्रदेश के कटनी से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। कटनी में लोकायुक्त पुलिस ने एक पटवारी को 4,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन पुलिस नोट जब्त करती इससे पहले रिश्वतखोर पटवारी ने घूस में लिए 500 की 9 नोट चबाकर निगल लिए। दरअसल चंदन लोधी नाम के किसान से उसकी जमीन की पैमाइश के लिए पटवारी गजेंद्र सिंह ने रिश्वत की मांग की। चंदन लोधी ने जबलपुर लोकायुक्त ऑफिस में इसकी शिकायत की। लोकायुक्त पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पटवारी गजेंद्र सिंह को 4,500 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन पुलिस कुछ करती उससे पहले ही पटवारी ने 500 के 9 नोट निगल लिए। ये देखकर लोकायुक्त पुलिस की टीम भी हैरान रह गई, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। पहले तो पटवारी से उल्टी करवाकर उसके पेट से रिश्वत के नोट उगलवाने की कोशिश की गई, लेकिन जब पटवारी ने नोट नहीं उगले तो पुलिस उसे जिला अस्पताल ले गई और डॉक्टर की मदद से उससे सारे नोट उगलवाए गए। दिनांक 10/7/23 को आवेदक है चंदन सिंह लोधी,
निवासी बरखेड़ा, इनके द्वारा शिकायत की गई कि इनके दादा की ज़मीन है बरखेड़ा में, वो ज़मीन के सीमांकन और उसकी रिपोर्ट देने के एवज में संबंधित जो हल्का पटवारी है गजेंद्र सिंह द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसमें 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग करने की शिकायत की थी। जिस शिकायत के सत्यापन के उपरांत आज दिनांक को आवेदक को रिश्वत लेने के लिए बिलहरी स्थित अपने प्राइवेट कार्यालय में बुलाया गया, जहां पर रिश्वत आवेदक द्वारा दी गई। उसी दौरान टीम द्वारा ट्रैप किया गया। जैसे ही टीम द्वारा ट्रैप करने की कार्रवाई की गई, उसी दौरान जो पटवारी है गजेंद्र सिंह द्वारा उक्त जो रिश्वती राशि है उसको उठा करके अपने मुंह में रख करके उसको चबा करके उन्हें नष्ट करने की कोशिश किया है। कितनी राशि थी? 4,500 रुपये। उसे प्रयास किया कि बाहर निकाल दे, लेकिन उसे द्वारा नहीं निकाला गया। तो आज उसको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ से डॉक्टर साहब द्वारा उसे नोटों को जब्त किया गया है। नोटों के टुकड़े हैं, कुछ लुगदियाँ हैं जो जब्त हुए हैं। आज चंडीगढ़ में नगर निगम की बैठक में जबरदस्त हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए और जमकर लात घूंसने चले। ये सारा हंगामा पार्षदों के गोवा टूर को लेकर एक बयान पर हुआ। करीब 1.5 महीने पहले आम आदमी पार्टी ने पार्षदों के गोवा टूर का विरोध किया था। उसमें भ्रष्टाचार की चोरी के आरोप लगाए। इसे लेकर आज बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 8 पार्षदों से माफी मांगने को कहा और बात बढ़ते बढ़ते यहां पहुंच गई कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद हाथापाई करने लगे। इसके बाद आम आदमी पार्टी के 8 पार्षदों को सस्पेंड किया गया और मार्शल्स को बुलाकर उन्हें सदन से बाहर निकाला गया। आम आदमी पार्टी के पार्षद कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों से किसी भी बात पर सवाल पूछो तो वो हाथापाई पर उतर आते हैं। आम आदमी पार्टी पार्षद जसबीर सिंह ने कहा कि जिस बयान पर बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी से माफी मांगने को कह रहे थे, वो बयान सदन के बाहर दिया गया था, लेकिन फिर उसे इशू बनाया गया सदन के अंदर और उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाला गया। हर बार कोई ना कोई एजेंडा लेके आते हैं, करप्शन का पैसा खाने के लिए हमें बाहर निकाल देते हैं, कोई ना कोई कारण ले आके। इस बार ये एजेंडा लेके आ रहे थे पार्किंग का, 20 रुपए कार पार्किंग का रेट लगा रहे हैं और 2 व्हीलर को फ्री कर रहे हैं। इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है, अपने ठेकेदार सेट कर रखे हैं। भाजपा ने अपने नेता भी किसको टेंडर देना है, अगर हम उस पर वोटिंग मांगते हैं, सवाल पूछते हैं, हमें बाहर निकालते हैं। मैडम किरण खैर हमें बहन की गालियां दे रही है, उनसे कोई माफी नहीं है। सरेआम धक्का हमारे साथ हो रहा आम आदमी पार्टी के साथ। यहाँ पे 1.5 महीने पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक इन्होंने फोटोकॉपी लेके आ गए कि आपने हमें इसमें चोर बोला है। राजनीतिक पार्टियां बाहर हाउस की राजनीति होती है, बीजेपी कुछ बोलती है, आम आदमी पार्टी बोलती है, कांग्रेस बोलती है, उस बिहार पे हम एक दूसरे पे केस कैसे कर सकते हैं। और सदन के अंदर मैडम ने मेरे को गाली दी मां बहन की, और मैडम के लिए कोई माफी नहीं है, हम माफी मांगे। उत्तराखंड में हो रही बारिश का असर कैसे दिल्ली एनसीआर में दिख रहा है। इस वक्त नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाके हिंडन नदी में आई बाढ़ के कारण डूबे हुए हैं। कल तक तो कई गांव में पानी भरा था, लेकिन आज शहरी इलाकों में भी पानी पहुंच गया। नोएडा इकोटेक एरिया में सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूब गई। नोएडा में ऐसी तस्वीरें पहले शायद ही कभी देखने को मिली हों। यह नोएडा के सेक्टर 142 के पास का इलाका है, जहां एक प्राइवेट कैब कंपनी की पार्किंग है। यहां 350 से ज्यादा गाड़ियां पार्क की गई थी, लेकिन अचानक इस इलाके में हिंडन नदी का पानी आ गया और 300 गाड़ियां डूब गई। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने बताया कि हिंडन के किनारे रहने वाले तमाम लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। पिछले 4 दिनों से इस कैब कंपनी से कहा जा रहा था कि वो अपनी गाड़ियां यहां से हटा ले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और आखिरकार की गाड़ियां पानी में डूब गईं। नोएडा में हिंडन का पानी पिछले 3 दिनों से बढ़ा है। 11 गांव में पानी घुस चुका है, लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल हिंडन का वाटर लेवल स्टेबल है, पानी बढ़ नहीं रहा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अगले 4 घंटे तक अलर्ट रहना जरूरी है। गाजियाबाद में भी कई इलाकों में हिंडन नदी का पानी भर चुका है। गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। पिछले 2 दिनों में गाजियाबाद की कई कॉलोनियों में कमर तक पानी घुस गया। सैकड़ों लोग घर छोड़कर चले गए। जो फंसे हैं उन्हें बोट की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। गाजियाबाद के करहेड़ा इलाके में भी यही हाल है। यहां एक दिन पहले बाढ़ के पानी में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र में भी बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। मौसम विभाग ने कल रायगढ़, पुणे, सतारा और रत्नागिरी के लिए रेड अलर्ट, जबकि मुंबई, ठाणे और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज रत्नागिरी से परेशान करने वाली तस्वीरें आई। रत्नागिरी जिले में खेड़ में नारंगी और जगबुड़ी नदियों का पानी बढ़ने से
कई इलाके पानी में डूब गए। बाजार से लेकर खेतों तक पानी भर गया। जगबुड़ी नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। लोगों को अलर्ट किया गया है कि वो निचले इलाकों में ना जाएं। मुंबई में भी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से गोरेगांव एरिया में आईटी पार्क के पास सड़क धंस गई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन के पास एक पेड़ डबल डेकर बस पर गिर गया। शुक्र इस बात का रहा कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। अंधेरी इलाके में एक पहाड़ी का हिस्सा एक घर पर गिर गया, इससे काफी नुकसान हुआ और इसके बाद आसपास के सैकड़ों घरों के रहने वाले लोग डरे हुए हैं। कर्नाटक के कोस्टल इलाकों में भी लोग बाढ़ की मुसीबत झेल रहे हैं। शिवमोगा, बेलगावी, हुबली और धारवाड़ जिले में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने उडुपी, दक्षिण कन्नड़ और उत्तर कन्नड़ में अगले 2 दिनों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर रखा है। बेंगलुरु और उसके आसपास के जिलों में भी बारिश का अनुमान है। अगले 3 दिनों तक तेलंगाना में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग से मिली है। पिछले 1 हफ्ते से यहां कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। हैदराबाद में कल रात भी भारी बारिश हुई और कुछ इलाकों में अभी भी पानी भरा पड़ा है। निजामाबाद में सड़कें टूट गईं। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का कहर जारी है। कुल्लू की गड़सा घाटी में बादल फटने से भारी तबाही मची, कई घरों को नुकसान पहुंचा। 2 पैदल यात्रियों के पुल बह गए। कुल्लू एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि इसमें 23 फैमिलीज प्रभावित हुई। कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तराखंड, यहां जबरदस्त बारिश हो रही है, लेकिन देश के कई इलाकों में सूखे का भी असर है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाके ऐसे हैं जहां औसत से बहुत कम बारिश हुई है। अगले 10 दिनों तक अगर इन इलाकों में बरसात नहीं हुई तो फिर सूखा होगा। गेहूं और चावल के उत्पादन पर फर्क पड़ेगा। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।